सोनिया, स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्टेट का जो पेपर है वो नज़दीक है, इसलिए हम कर रहे थे जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है स्टेट से जो साइकोलॉजी के हैं। मैंने जो पीआरटी का है वो पेपर करवा दिया था 2020 का। आज हम 2020 का टीजीटी का जो साइकोलॉजी का जो पार्ट है वो करेंगे, और इसमें मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ क्लियर करूँगी। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लेंगे तो आपके कम से कम 25+ क्वेश्चन सही हो सकते हैं। आप जितने भी प्रीवियस ईयर, कम से कम 5 ईयर जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको आप कंप्लीट कीजिए साइको के, तो आप और वहाँ से आप कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। तो बाकी आपके 25+ आने से कोई नहीं रोक सकता साइकोलॉजी में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा ये टीजीटी का जो पेपर रहेगा जिसमें जो साइको का पार्ट है वो देखेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का प्रमुख नियम नहीं है। तो ये नहीं वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपको क्वेश्चन से आपको अच्छे से पढ़ना है, तभी आप क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। देखना नहीं पूछा है या क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा, तो नहीं वाला क्वेश्चन आपको छाटना है। तो यहाँ प्रतिपादित सीखने का प्रमुख नियम नहीं है, तो अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ अफेक्ट और लॉ ऑफ रेडीनेस, ये तीनों नियम उसके मुख्य नियम है। किसके? थॉर्नडाइक ने दिए हैं तीनों नियम। लॉ ऑफ एक्सरसाइज प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। तो ये जो सामान्यीकरण का नियम है ये प्रमुख नियम नहीं है, ये जड़ महोदय ने दिया है। किसने? जड़ महोदय के द्वारा दिया गया है सामान्यीकरण का नियम, तो ये आपको याद रखना है। और थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए हैं और 5 गौण नियम भी दिए गए हैं, वहाँ से भी पूछा जाता है, आपको याद रखने हैं। 3 इसके मुख्य नियम हैं और 5 तीनों ये हो जाएंगे, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ अफेक्ट और लॉ ऑफ रेडीनेस। अभ्यास का नियम, इसमें उसने बताया है कि बच्चा जितना अभ्यास करेगा उतना अच्छा उसमें परफेक्शन आएगी उसके सीखने में। तत्परता का नियम, अगर बच्चा सीखने के लिए तत्पर है तो वो जल्दी सीख जाएगा। ये सब उसने अपने नियमों में बताया है। और 5 उसने गौण नियम दिए हैं, 5 गौण नियमों को भी आपको एक बार रिवाइज करना, वहाँ से भी पूछा जाता है कि कौन सा उसका गौण नियम नहीं है। नेक्स्ट है, स्वेगात्मक बुद्धि का शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वेगात्मक बुद्धि, तो स्वेगात्मक बुद्धि का नाम आते ही हमें डैनियल गोलमैन का नाम याद आता है, लेकिन जो सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किया गया था जॉन मेयर और पीटर स्लोवे के द्वारा इसका स्वेगात्मक बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। लेकिन पूछा जाए प्रसिद्धि किसने दिलाई, तो डैनियल गोलमैन ने स्वेगात्मक बुद्धि को प्रसिद्धि दिलाई थी, आपको याद रखना। डैनियल गोलमैन ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया था। स्वेगात्मक बुद्धि का जो कंसेप्ट है वो उसको प्रसिद्धि किसने दिलाई थी? डैनियल गोलमैन ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अधिगम अयोग्य बालकों को व्यवहार का विश्लेषण कर उनकी अधिगम न्यूनता के मूल कारणों के जानने के प्रयास पर आधारित है? तब कोई भी अयोग्य बालक हैं, अयोग्य बालक कौन होते हैं? जिनको मतलब ज़्यादा पढ़ने लिखने में दिलचस्पी ना हो, तो उनको हम अयोग्य बालक कह सकते हैं। तो ऐसे बालकों को उनकी अधिगम न्यूनता के मूल कारणों को जानने के प्रयास आधारित हो सकते हैं मनोविश्लेषणात्मक उपागम पर, व्यवहारी उपागम पर, व्यक्तिगत अनुदेशन उपागम पर, बहु इंद्रिय उपागम पर। वैसे तो जो व्यवहारी वादी जो उपागम है उसमें भी डिपेंड हो सकते हैं, लेकिन सबसे जो परफेक्ट आंसर रहेगा इसका व्यक्तिगत अनुदेशन उपागम। अब व्यक्तिगत अनुदेशन उपागम इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शनल अप्रोच, इसमें क्या करते हैं हम हर बच्चे को अलग से इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसकी कोई भी कमी है तो उसको देखते हैं पहले, और उस कमी को देखने के बाद उसे अलग से इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको सुधारने की, और उसको इंडिविजुअली चेक करते हैं जिससे कि बच्चा की जो कमियां हैं वो दूर हो सके। तो इसलिए सबसे बेस्ट अप्रोच ये रहेगी व्यक्तिगत अनुदेशनात्मक उपागम। नेक्स्ट है, लुप्त अधिगम संप्रदाय को सर्वप्रथम किसने परिचित कराया था? तो जो लुप्त अधिगम है जिसको लेटेंट लर्निंग भी बोला जाता है, इस कंसेप्ट को किसने दिया था? कोटलैनिन, E.L. थॉर्नडाइक, एडवर्ड जे स्टॉलमैन या पाब्लो ने? तो इसको दिया था एडवर्ड जे स्टॉलमैन ने। एडवर्ड जे स्टॉलमैन के द्वारा यह संप्रदाय दिया गया था, और इसके बहुत सारे नाम है, बस आपको याद रखना लेटेंट लर्निंग इंग्लिश में। इंग्लिश जो जिस भी चीज़ के ज़्यादा नाम है आपको प्रेफरेंस देनी है कि आप उसका नाम इंग्लिश में याद रखें, जाके जैसे बहुत सी थ्योरी है हमारी जिनके बहुत से नाम है, जैसे कि ऑपरेट कंडीशनिंग है, क्लासिकल कंडीशनिंग है, इनके नाम बहुत से हैं। अगर आप हिंदी में याद करेंगे तो कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अगर हम इंग्लिश में याद करेंगे तो सिर्फ एक ही नाम याद रखना है, आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होंगे। जैसे ऑपरेट कंडीशनिंग है जिसको क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बोला जाता है, और हिंदी में तो नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, ये बहुत से नाम हैं जिसे आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपको इंग्लिश में याद रखना है क्रिया प्रसूत ऑपरेट कंडीशनिंग, और क्लासिकल कंडीशनिंग जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो कि पोब्लो ने दिया था। तो इसी तरह आपको लुप्त अधिगम, इसके भी बहुत से नाम है, आपको याद रखना। लेटेंट लर्निंग किसने दी थी? एडवर्ड जे स्टॉलमैन ने। और उसके अनुसार
टोलमैन के अनुसार सीखना उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। क्या है? एक हम उद्देश्य के लिए ही सीखते, एक उद्देश्य होता है सीखने के लिए, उसके अनुसार कोई ना कोई उद्देश्य होता है कुछ भी चीज़ सीखने के पीछे, उसने ये कहा था। और उसके अनुसार व्यक्ति गति श्रृंखला व से नहीं, मतलब स्पीड से नहीं, वो चिन्हों के द्वारा सीखता है। इसको चिन्ह थ्योरी भी बोला जाता है, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत भी बोला जाता है, लोकतल अधिगम को, ये आपको याद रखना। तो एडवर्ड जे टोलमैन ने इसको कहा कि हम चिन्हों के द्वारा सीखते हैं। और टोलमैन ने अपना जो प्रयोग वो जैसे कि स्किनर ने किया था चूहे पर किया था। नेक्स्ट है प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन हैं? जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं उसमें आपको सभी प्रवर्तकों के नाम याद होने चाहिए, जैसे कि विलियम जेम्स किसके हैं? जो प्रकार्यवाद है उसके जनक कौन रहेंगे? विलियम जेम्स रहेंगे। जेबी वॉटसन बिहेवियरिज्म के रहेंगे, और स्ट्रक्चरलिज्म के विलियम वुंट रहेंगे, और फंक्शनलिज्म के तो विलियम जेम्स रहेंगे। जो क्वेश्चन है हमारा तो प्रकार्यवाद, इसको इंग्लिश में फंक्शनलिज्म बोला जाता है, तो उसके कौन रहेंगे? विलियम जेम्स रहेंगे। बिहेवियरिज्म वाटसन के द्वारा दिया गया था, और मैंने अभी बताया आपको स्ट्रक्चरलिज्म विलियम वुंट के द्वारा दिया गया, और जो ह्यूमनिज्म है वो कार्ल मार्क्स, और जो इसके प्रवर्तक रहेंगे वो रहेंगे कार्ल रोजर्स हो गया। ये सब क्या है? ये मानवतावाद से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण है? तो जन्मजात अभिप्रेरक कौन से हैं जो कि हमें जन्म से ही मिले हैं, जिसके लिए हमें दूसरों पर डिपेंड नहीं होना पड़ता? जैसे कि भूख है, भूख हमें जन्म से ही लगती है, और भूख के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। तो ये क्या हमारा जन्मजात अभिप्रेरक है? दंड, प्रोत्साहन, पुरस्कार, ये सभी जन्मजात नहीं है। तो भूख, प्यास, नींद, ये सब क्या है? हमारे जन्मजात अभिप्रेरक। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बालक के शरीर में होने वाले लैंगिक परिवर्तन विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं? तो जो सेक्सुअल चेंज हैं वो कौन सी अवस्था में दिखाई देना शुरू हो जाते हैं? वो होते हैं बाल्यावस्था के बाद, और किशोरावस्था शुरू होने से पहले जो बीच की जो हमारी अवस्था होती है उसको बोलते हैं हम वयसंधि काल, और इंग्लिश में बोलते हैं प्यूबरिटी पीरियड्स। प्यूबरिटी पीरियड्स में क्या होता है? इसमें जो हमारे बच्चे होते हैं उनके अंदर सेक्सुअल चेंज आने शुरू हो जाते हैं, तो इसको बोला जाता है वयसंधि काल। नेक्स्ट है क्लासिकल अनुबंधन का अन्य नाम क्या है? देखो मैंने अभी बताया आपको, क्लासिकल अनुबंधन को क्या कहा जाता है? इसको एस प्रकार का अनुबंधन, आर प्रकार का अनुबंधन, या एस आर प्रकार का अनुबंधन। तो इसमें जो क्लासिकल जो अनुबंधन है उसको कहा जाता है एस प्रकार का अनुबंधन। क्या कहा जाता है? एस प्रकार का अनुबंधन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और आर प्रकार का अनुबंधन किसे कहा जाता है? स्किनर के जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसको आर प्रकार का जो अनुबंधन किसको कहा जाता है? तो आर प्रकार का जो अनुबंधन है वो कहा जाता है, जो स्किनर ने दिया था ऑपरेट कंडीशनिंग को आर प्रकार का कहा जाता है, क्योंकि वो रीफोर्समेंट से रिलेटेड है। और इसको जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसको एस प्रकार का कहा जाता है, क्योंकि स्टिमुलस से रिलेटेड है। और एस आर थ्योरी कहा जाती है, थॉर्नडाइक की थ्योरी को, थॉर्नडाइक के सिद्धांत को एस आर का अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। ये आपको याद रखना। नेक्स्ट है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस प्रकार का अनुबंधन। परिश्रम प्रियता बनाम हीनता अवस्था के लिए एरिक्सन ने कौन सी आयु समूह बताया है? तो जो एरिक्सन ने जो 8 स्टेज दी हैं उनका जो टाइम पीरियड आपको अच्छे से याद रखना है। तो जो परिश्रम प्रियता बनाम हीनता जिसको बोला जाता है इंडस्ट्री वर्सेज इन्फिनिटी, तो इसको कौन सी आयु समूह में बताया गया है? 6 से 11 वर्ष, 11 से 12 से 20, 3 से 6 और 18 माह से 3 वर्ष। तो इसमें जो इसको बोला गया है 6 से 11 वर्ष के जो पीरियड है उसको परिश्रम प्रियता बनाम हीनता अवस्था कहा जाता है। आपको इन सब के नाम इंग्लिश में याद रखने हैं अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना है तो, क्योंकि हर बुक में अलग अलग नाम है। हिंदी में इंग्लिश में याद रखोगे तो इंग्लिश में एक ही नाम होगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो इंडस्ट्री वर्सेज इन्फिनिटी की जो स्टेज रहेगी वो 6 to 11 ईयर रहेगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सही सिद्धांत नहीं है? तो विकास के जो सिद्धांत हैं सांतत्य का सिद्धांत, ये तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश में देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी, बिल्कुल ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो रखा है शायद। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या है? विकास का सिद्धांत है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, बिल्कुल ये भी है। हर जो बच्चा है उसका विकास अलग अलग तरीके से होता है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, किसी में बुद्धि ज़्यादा होती है, किसी का जो कम होती है, ये सब उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। और कंटिन्यूटी के अनुसार जो विकास है वो लगातार चलता रहता है। पैटर्न की एकरूपता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पीरियड्स, पैटर्न सॉरी। तो इसमें ये भी है जो सिद्धांत है, क्योंकि जो बच्चे का विकास है वो एक पैटर्न से होता है। जैसे पहले बच्चे का सिर
सिर से पैर की तरफ जो विकास होता है, इसमें भी दो प्रकार के सिद्धांत दिए हुए हैं, एक सिफेलोकोडल और एक प्रोक्सीमोडिस्टल, जो मैंने पिछली वीडियो में करवाए थे। ये भी पूछे जाते हैं। सिफेलोकोडल में जो विकास है वो सिर से पैर की तरफ होता है और प्रोक्सीमोडिस्टल में केंद्र से बाहर की तरफ विकास होता है बच्चे का। तो ये एकरूपता है और इन्हीं ये जो नियमों से बच्चे का विकास होता है। विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रियाओं की कार्रवाई का सिद्धांत ये गलत दिया हुआ है। यहाँ पे विशिष्ट से सामान्य नहीं आएगा, सामान्य से विशिष्ट होता है, जर्नल टू स्पेसिफिक होता है विकास का जो सिद्धांत होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान का संप्रदाय ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक बॉक्स थ्योरी किस के नाम से जाने वाला जो संप्रदाय है वह कौन सा है? वो रहेगा बिहेवियरिज्म। कौन सा रहेगा? बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद। और व्यवहारवाद का जो प्रवर्तक कौन रहेंगे? व्यवहारवाद संप्रदाय के जनक कौन रहेंगे? व्यवहारवाद संप्रदाय के जनक रहेंगे जो वॉटसन। कौन रहेंगे? वॉटसन। वॉटसन ने व्यवहारवाद संप्रदाय के प्रवर्तक रहेंगे। और संरचनावाद के मैंने अभी बताया था, विलियम वुंट, जिन्होंने लिप्जिंग में क्या किया था, जर्मनी में 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली थी। प्रकार्यवाद फंक्शनलिज्म ऊपर आया था, विलियम जेम्स। और गेस्टाल्टवाद से कौन कौन संबंधित हैं? गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक तो रहेंगे वर्तीमर, और इससे संबंधित कई बार इनका ग्रुप भी पूछ लिया जाता है, कौन कौन है? कोहलर, कोफका, ये सब किससे रिलेटेड है? गेस्टाल्टवाद से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। समाजन वगैरह इंग्लिश में देखिए, एबिलिटी टू एडजस्ट, बिल्कुल जिसका अच्छा मानसिक गुड मेंटल होगा वो उसके अंदर एबिलिटी टू एडजस्ट करने की होगी, इमोशनल मेच्योरिटी भी होगी उसके अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होगा, असहनशीलता, इनटॉलरेंस, ये बिल्कुल गलत है। असहनशील नहीं होगा वो, अगर उसका गुड मेंटल है, हेल्थ है, तो वो क्या होगा? सहनशील होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैटल सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि परीक्षण की मापनी एक किसके लिए बनाई गई है? तो जो कैटल है उसने बुद्धि मापन का जो टेस्ट दिया है वो कौन सा दिया है? वो दिया है नॉन वर्बल टेस्ट। और इसने जो नाम रहेगा, क्या रहेगा? नाम रहेगा कैटल कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट। ये आपको याद रखना, ये कैटल का है। कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट किसका है? कैटल का है। और यह जो टेस्ट है ये 4 से 8 वर्ष के मानसिक दोष वाले व्यक्तियों के लिए है। 4 से 8 वर्ष के मानसिक दोष वाले व्यक्तियों के लिए है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मकता की प्रक्रिया के लिए सही तार्किक क्रम है? तो करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी के जो हमारे कौन कौन से सोपान है वो पूछा गया है। क्रिएटिविटी प्रोसेस में कौन कौन से सोपान होते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। तो तैयारी सभी में दिया, ये तो वैसे ही कट जाएगा। तो तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन, सबसे पहले प्रिपरेशन करेंगे, फिर क्या करेंगे? फिर करेंगे हम सोचेंगे। पहले तैयारी करेंगे, फिर हमारे दिमाग में क्या आएंगे? बहुत से थॉट आएंगे। तो जो थॉट आएंगे उसको बोला जाता है उद्भवन। यहाँ पे प्रीपाक लिखा, प्रीपाक भी ठीक है। तो तैयारी के बाद क्या आएगा? प्रीपाक, या इंग्लिश में इनक्यूबेशंस। तो ये जो हमारा थर्ड आंसर है ये सही हो जाएगा, प्रीपाक। और फिर अचानक से हमारे दिमाग की बत्ती जलती है। दिमाग की बत्ती जलती है मतलब आइडिया आता है, और फिर लास्ट में हम उस आइडिया को क्या करते हैं? चेक करते हैं, बिल्कुल सही है या नहीं, सब चीज़ों पर अप्लाई हो रहा है या नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित नहीं है? तो कौन सा पद क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित नहीं है? अंतर्दृष्टि, पुनर्बलन, सौत्य पुनर्बलन या विलोपन। तो इसमें कौन सा नहीं रहेगा? सबसे पहले तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन को हम क्या बोलते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन को बोला जाता है इंग्लिश में ऑपरेट कंडीशनिंग। और जो पावलोव ने दिया था वो था क्लासिकल कंडीशनिंग। ये किसने दिया? ये स्किनर ने दिया है। और ये किससे रिलेटेड है? इसमें उसने कहा है कि जो बच्चा है वो क्लासिकल कंडीशनिंग से नहीं सीखता है, वो सीखता है रिफोर्समेंट से। तो उसने रिफोर्समेंट पर जोर दिया है। किसने? स्किनर ने। तो ये स्किनर का सिद्धांत रहेगा ऑपरेट कंडीशनिंग का। और इसमें उसने सौत्य पुनर्बलन के बारे में भी बात की है, और पुनर्बलन के बारे में भी, और विलोपन के बारे में भी बात की है। लेकिन उसने अंत्यदृष्टि के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की है। ये की गई है कोहलर के इनसाइट थ्योरी में, इसकी बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब यहाँ पर पुनर्बलन क्या? अंतर्दृष्टि का तो मतलब है कि दिमाग में एकदम से सूझबूझ विकसित होना। पुनर्बलन का मतलब है अगर व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करना, कुछ मतलब पुरस्कार के रूप में उसको देना, वो पुनर्बलन देना। सौत्य पुनर्लाभ, सौत्य पुनर्लोप, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। इसको क्या, ये क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति किसी कंडीशन को भूल जाए,
जैसे भी कोई भी कंडीशन है, जैसे कि पवलोव वाले में है, कुत्ते को खाना दिया जाता था पैरों की आवाज़ से, तो उसके मुंह में लार आ जाती थी पैरों की आवाज़ सुनते ही। लेकिन उसको पैरों की आवाज़ देना बंद कर दिया गया और उसको डायरेक्ट खाना दे दिया गया कुत्ते को। तो वो क्या हो गया, उसका अनुबंधन अगर हम बहुत दिनों बाद वो काम, जैसे कुत्ते को पैरों की आवाज़ से खाना नहीं देते हैं और कुछ दिन बाद देते हैं अचानक से, तो वो वैसी ही प्रतिक्रिया करेगा जैसी वह पहले करता था। तो इसका मतलब यही है, स्वतः पुनर्लोप, उसको दोबारा से वही चीज़ें याद आ जाती हैं। तो पैरों की आवाज़ आएगी तो वह फिर से क्या आएगा, उसके मुंह में लार आएगी। तो ये स्वतः पुनर्लोप लोप होगा यहाँ पे, शायद लाभ था, शायद मिसप्रिंट सा है यहाँ पे। फिर है विलोपन। विलोपन का क्या अर्थ है? विलोपन, अगर जो प्राकृतिक उद्दीपक जो हम नेचुरल स्टिमुलस देते हैं, अगर वह खत्म हो जाए तो अनुबंध भी, जो कंडीशनिंग है, वह भी खत्म हो जाएगी। जैसे कि पवलोव वाले में हम कुत्ते को क्या देते थे, पैरों की आवाज़ से क्या देते थे, भोजन देते थे और उसके मुंह में लार आ जाती थी। लेकिन अगर उसको भूख नहीं लगी है और हम जिससे पैरों की आवाज़ करेंगे तो उसके मुंह में लार नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये है क्या, विलोपन। नेक्स्ट है, वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रसित रहते हैं और उनके लिए अधिगम अक्षम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो अधिगम अक्षम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? वो क्या था? सैमुअल क्रिक ने। सैमुअल क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान विचारधारा का समर्थक नहीं है? तो ये पूछा है कि आत्मा का मनोविज्ञान किसने नहीं कहा इनमें से? प्लेटो ने भी आत्मा का विज्ञान माना है, अरस्तु ने भी और डेकार्टे ने भी, लेकिन वुंट ने आत्मा का विज्ञान नहीं माना है मनोविज्ञान को। इसने विज्ञान को चेतना का, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना है। क्या? चेतना का विज्ञान। विलियम जेम्स और विलियम वोन्स ने क्या माना है? चेतना का विज्ञान। और विलियम वोन्स ने ही मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 में लिप्जिंग में स्थापित की थी। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान की कौन सी शाखा में टेलीपैथी, पुनर्जन्म जैसे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है पैरासाइकोलॉजी में। ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, अति इंद्रिय मनोविज्ञान में। नेक्स्ट है, जीन पियाजे से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जीन पियाजे का कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर करके जाना है, जो भी उसकी स्टेजेज हैं उसमें। जीन पियाजे के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में परिकल्पनाओं को समझने या तार्किक वाक्यों के आधार पर विचार करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हम परिकल्पनाओं की बात किस में करते हैं? सबसे लास्ट स्टेज में करते हैं। जो हाइपोथेसिस हैं उनके बारे में सबसे लास्ट स्टेज में जो बच्चा होता है, जैसे कि फॉर्मल ऑपरेशन, जो फॉर्मल ऑपरेशन बोला जाता है, जिसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोला जाता है, तो उसी में हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बच्चे में उसमें निर्माण हो जाते हैं। तो उसके में वह परिकल्पनाओं के द्वारा सोचने लगता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान मानव के चिंतन, स्मृति, भाषा, प्रत्यक्षीकरण आदि का अध्ययन करता है? तो चिंतन, स्मृति, भाषा, प्रत्यक्षीकरण बहुत बार है ये क्वेश्चन, ये आपको याद रखना है। ये सब किससे संबंधित है? कॉग्निटिव साइकोलॉजी से संबंधित है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से ये संबंधित रहेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार क्रेजमर द्वारा नहीं दिया गया है? तो ये कौन सा प्रकार नहीं दिया गया है? तो ये जो इसमें रहेगा कलात्मक, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाए। काय 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 वाले किसने दिए? क्रेजमर ने दिया है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एथलेटिक, एस्थेनिक और पिकनिक। तो ये 3 टाइप क्रेजमर के द्वारा दिए गए हैं और एस्थेनिक टाइप क्रेजमर के द्वारा नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास अवस्था प्रायतता अन्वयता का आयु समूह क्या है? प्रायता अन्वयता का आयु समूह क्या है? तो जो हमें पता है, जीन पियाजे ने नैतिक विकास की 2 ही अवस्थाएं बताई हैं, एक हेट्रोनोमी और एक ऑटोनोमी। ये 2 अवस्थाएं बताई हैं, आपको इंग्लिश में ही याद रखना है। इसको हिंदी में अलग अलग नाम पूछा जाता है। तो जो हेट्रोनोमी का जो टाइम पीरियड होता है वो 2 to 8 वर्ष होता है, लेकिन यहाँ पर 2 से 8 वर्ष नहीं दिया है। तो इसमें हम किसके साथ जाएंगे? इसमें हम नज़दीक वाला ऑप्शन होगा उसी के साथ जाएंगे। तो इसमें 5 to 8 हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। और दूसरा भी पूछा जाता है कई बार, दूसरा जो ऑटोनोमी का जो टाइम पीरियड रहेगा वो 9 to 11 वर्ष रहेगा। ये आपको याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है इनका टाइम पीरियड। 2 ही अवस्थाएं दी हैं जीन पियाजे नैतिक विकास की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अक्षम बालकों का लक्षण नहीं है? लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रन का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो इसमें सावेगिक अस्थिरता, बिल्कुल वे इमोशनल रूप से अस्थिर ही रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या फिर चिड़चिड़े स्वभाव के रहते हैं। अव्यवस्थित अवधान, डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन भी रहता है, वो अच्छे से पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते हैं। आवेगिकता, उनमें बहुत से मतलब आवेग रहते हैं, गुस्सा जल्दी आता है। तो ये सब चीज़ें तो उसमें क्या है, उसकी विशेषताएँ हैं। लेकिन जो ये प्रत्यक्षीकरण प्रभाविकता, ये उसका लक्षण नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गंभीर मानसिक मंदता वाले बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है? तो जो सीवियर मेंटल रिटार्डेड जो चाइल्ड हैं उनकी जो क्या रहेगी आईक्यू? तो ये भी 3 टाइप के आते हैं, आपको याद रखना। एक तो होते हैं जो जर्नल होते हैं, जर्नल की जो आईक्यू होती है उसको बोलते हैं
50 to 69 तक। और फिर होते हैं मॉडरेट मानसिक मंदता वाले बच्चे, उनके IQ लेवल होगा 36 to 51। और सबसे लास्ट में आता है सीवियर कंडीशन, जिनकी सीवियर कंडीशन होती है, जो गंभीर मानसिक मंदता वाले, उनका IQ लेवल होता है 20 to 35। ये आपको याद रखना है। जर्नल का रहेगा 50 to 69, मॉडरेट का रहेगा 36 to 51। ये वाला मॉडरेट का है, ये जर्नल का है, और ये लास्ट वाला कौन सा है, सीवियर, जो गंभीर रूप से मानसिक मंदता वाले बालक। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और इससे बिलो, नीचे वाले को तो हम क्या बोलते हैं, जड़ बुद्धि बोलते हैं, बिलो 20, जब जिनको हम इडियट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, विकास की कौन सी अवस्था में समान लिंगियों के साथ रुचि मित्रता विकसित हो जाती है? तो हमें पता है बाल्यावस्था में विकसित होती है, जो कि लड़की लड़कियों के साथ खेलना पसंद करती है और लड़के लड़कों के साथ खेलना पसंद करते हैं। लेकिन किशोर अवस्था में विषम लिंगी हो जाता है। ये सब चीज़ें, जो लड़के हैं वो लड़कियों के साथ ज़्यादा बातें करना पसंद करते हैं और लड़कियाँ लड़कों से ज़्यादा बातें करनी पसंद करती हैं। तो इसमें जो हमारा जो टाइम क्या रहेगा, बाल्यावस्था रहेगी, और बाल्यावस्था भी जो उत्तर बाल्यावस्था रहेगी वो रहेगी 10 से 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यथार्थवादी चिंतन का प्रकार नहीं है? रियलिस्टिक थिंकिंग क्या होती है, जिसके चीज़ों के बारे में हम, जो यथार्थ जो चीज़ें उनके बारे में सोचना। जैसे कि कॉन्वर्जेंट थिंकिंग, बिल्कुल जो तथ्य होते हैं, फैक्ट होते हैं, उनके बारे में सोचेंगे और उनसे जो हमारा उत्तर निकलता है वो बिल्कुल रियल निकलता है। तो ये रियलिस्टिक उसमें थिंकिंग में आती है। तो क्रिएटिव थिंकिंग भी रियलिस्टिक थिंकिंग मानी जाती है, क्योंकि इसमें हम बहुत से विचारों के बाद एक विचार को चूज करते हैं जो बेस्ट होता है। और फिर इवैल्यूएशन थिंकिंग में भी हम क्या मानते हैं, उसको भी रियलिस्टिक थिंकिंग मानते हैं, क्योंकि इवैल्यूएशन के बाद जो थिंकिंग की जाती है वो बिल्कुल सही होती है। और सबसे लास्ट वाला है हमारा सवलीन चिंतन, जिसको ऑटिस्टिक थिंकिंग बोला जाता है। ये नहीं होता है इसमें यथार्थवादी चिंतन में। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थक नहीं है? तो मैंने ऊपर बताया था मानवतावादी मनोविज्ञान से संबंधित कौन कौन है, कार्ल रोजर हैं, अब्राहम मैस्लो, ये सब किससे हैं, मानवतावादी मनोविज्ञान से संबंधित हैं। लेकिन इसमें से कौन सा नहीं, ये पूछा है, कार्ल रोजर, मैस्लो, ऑर्थर कॉम्बक्स और फ्राइड, इन दोनों में कन्फ्यूजन है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है फ्राइड के बारे में हमने पढ़ रखा है, ये मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय से संबंधित है, तो इसका जो ह्यूमनिज्म से कोई रिलेशन नहीं है दूर दूर तक। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। तो ऑर्थर कॉम्बक्स ये भी किससे संबंधित है, ये भी ह्यूमनिज्म से रिलेटेड है, आपको ये ऐड कर लेना है अपनी थिंकिंग में। नेक्स्ट है, संरचनावाद के प्रवर्तक कौन है? तो आपको जो फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है सबको अच्छे से करना है, क्योंकि इसमें 2-3 तो इसी में पूछ लिए हैं पेपर में। अगर एक चैप्टर से पेपर उठाएगा एग्जामिनर तो उसी से 2-3 क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आपको स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है वो अच्छे से करना है। संरचनावाद के प्रवर्तक कौन है? संरचनावाद के प्रवर्तक मैंने बताया था कौन है, विलियम वुंट रहेंगे, विलियम वुंट। फंक्शनलिज्म के कौन रहेंगे, विलियम जेम्स रहेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्कर से संबंधित नहीं है? तो अभिप्रेरणा सबसे पहले नीड रहती है, नीड आती है, फिर क्या आता है, फिर आता है ड्राइव, और लास्ट में आता है इंसेंटिव। सबसे पहले अभिप्रेरित होने के लिए नीड चाहिए, जैसे कि हमें स्टेट पास करना है तो ये क्या है, एक नीड है। फिर इसको ड्राइव मतलब हम इसको पूरा कैसे करें, तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए, जैसे हम पढ़ रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, और फिर हमें इससे क्या सीखने को मिल रहा है, हम अच्छे से हमारी तैयारी हो रही है, तो ये क्या हमारा प्रोत्साहन है। तो लेकिन संवेग इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट है, भय का संवेग किस मूल प्रवृत्ति, लास्ट क्वेश्चन रहेगा इसका ये, भय का संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है? तो जो संवेग हैं ये 14 संवेग दिए हुए हैं, इन सभी को आपको याद रखना है, कौन से संवेग की जो मूल प्रवृत्ति क्या रहेगी। तो जो भय के बाद हम क्या कर जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं। तो भय का जो संवेग का मूल प्रवृत्ति रहेगी, पलायन रहेगी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टीजीटी 2020 के एग्जाम में पूछे गए थे। हम फिर पीजीटी का भी करेंगे और फिर 2021 के क्वेश्चन पेपर करेंगे, तीनों जो पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के, और लास्ट में हम 2022 का करेंगे, और अब 2023 में तो होगा ही। तो 3 साल के मैं आपको अच्छे से कवर करवा दूंगी, अगर टाइम बचा तो उसे पीछे के भी करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।